हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। हम कर रहे हैं जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। जस्ट बेटा जिन्हें क्लासेस की इंक्वायरी कर रहे हैं, यस क्लासेस आर अवेलेबल इन बोथ गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव फॉर्म। अभी तक के बेटा हमने रिवीजन जो किया था, हमारी जो मेन बुक थी, हमारी बुक 1 के सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 जॉब वर्क तक का हमारे बुक 1 में था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बुक 2 हमने स्टार्ट की, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईजीएसटी एक्ट कर लिया और उसका जो थर्ड चैप्टर है टैक्स इनवॉइस हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टैक्स इनवॉइस का चैप्टर। टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट, वेरी इजी चैप्टर। आपके एग्जाम में आवे, मार्क्स छोड़ना मत। छोटा सा अमेंडमेंट भी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है, पर बहुत ही इजी सा चैप्टर है। 15-20 मिनट के डिस्कशन में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो टैक्स यहाँ पे इनवॉइस, जीएसटी में बेटा इनवॉइस को बहुत रिलेवेंस दिया, बहुत ज्यादा रिलेवेंस दिया इनवॉइस इश्यू करने के लिए। यहाँ पे उसमें क्या कंटेंट्स रहेंगे वो दिए हुए, कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, बट कंटेंट्स क्या रहने चाहिए इनवॉइस के, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, रिवाइज इनवॉइस, रिसीट वाउचर, बहुत सारे टर्म्स यूज किए, बिल ऑफ सप्लाई, सबके कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर्मेट आप आपके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से बन सकती है। अब यहाँ पे इनवॉइस अगर गुड्स की आप इनवॉइस इशू कर रहे हो टैक्स इनवॉइस, तो ट्रिप्लीकेट में इशू होगी। ट्रिप्लीकेट 3 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल जो है वो रिसिपिएंट के लिए रहेगी, ऑब्वियसली सामने वाले को टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लेना है, ओरिजिनल कॉपी उसके पास जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर जो गुड्स कैरी कर रहा है उसके पास रहेगी। एंड ट्रिप्लीकेट विल बी फॉर सप्लायर, ट्रिप्लीकेट कॉपी विल बी फॉर द सप्लायर। ठीक है, सर्विस के केस में 2 ही कॉपी बनेगी, ट्रांसपोर्टर है ही नहीं, सप्लायर और रिसिपिएंट है, तो ओरिजिनल किसके लिए रहेगी, रिसिपिएंट के लिए, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड डुप्लीकेट विल बी फॉर द सप्लायर, डुप्लीकेट बेटा सप्लायर के लिए रहेगी। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे हम सीरियल नंबर आपको यहाँ बताने रहेंगे। नाउ क्या क्या इनवॉइस हो सकती है, टैक्स इनवॉइस किसके लिए होती है बेटा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो गुड्स या सर्विस लाइबल हैं, लेविएबल टू टैक्स हैं, उनको जब वो यहाँ पे सप्लाई करता है तो क्या इशू करना है उसको, टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई एक डॉक्यूमेंट होता है, वो इशू करेगा पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई और बाय अ कंपोजिट डीलर। तो अगर मेरे गुड्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, मेरे एग्जेम गुड्स हैं, और यहाँ पे एग्जेम गुड्स अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में मतलब निल रेटेड गुड्स हो सकते हैं, होली एग्जेम गुड हो सकते हैं मेरे यहाँ पे, तो अगर मैं ये सप्लाई कर रही हूँ तो उस केस में बेटा मेरे को क्या इशू करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, या मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बिल ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सामने वाले को क्रेडिट लेना नहीं है, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई बात ही नहीं। कंपोजिशन डीलर भी जो टैक्स लगा के देता है, सामने वाले को क्रेडिट मिलता नहीं है, तो उस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड बाय अ पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों भी सप्लाई कर रहा है, वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो यहाँ पे इशू करेगा, नाउ एक रिसीट वाउचर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गुड्स बेचने वाली हूँ 5 लाख रुपए के, मैंने आपको बोला कि नहीं भाई एक काम करो, थोड़ा एडवांस पेमेंट तो करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करो, आप एक काम करो 10% ही एडवांस पेमेंट कर दो। तो 5 लाख के गुड्स हैं, 10% मैंने बोला 50,000 रुपए का आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी यहाँ पे बुकिंग लूंगी और फिर आपको सप्लाई होगा। तो आपने बोला ठीक है मैम कोई दिक्कत ही नहीं, 50,000 तो ये रखो, आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब क्या उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, मैंने आपसे जो एडवांस लिया है, हाँ रिसीट वाउचर इशू करना पड़ता है। सो जब भी सप्लायर को कोई एडवांस पेमेंट इशू करता है तो सप्लायर को क्या इशू करना है, रिसीट वाउचर इशू करना है। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई अगर नहीं पता है, नेचर ऑफ सप्लाई या रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है, तो रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है तो आप रेट ले सकते हो उसको 18%, और नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो उसे आप ले सकते हो आईजीएस, इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि ये देखो अब गुड्स के केस में तो इसका इतना रिलेवेंस नहीं बचता है, क्योंकि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस या नोटिफिकेशन नंबर 66/17 लगता है, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लगती है। बट सर्विस सेक्टर में इसका अभी भी रिलेवेंस आता है। सो आपको एडवांस पे टैक्स पे करना है तो आप क्या रेट ले सकते हो, अगर आपको रेट ऑफ टैक्स उस टाइम नहीं पता, जब आप एडवांस ले रही हो, मैंने तुमसे एडवांस लिया 2-3 प्रोडक्ट के लिए लिए,
अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो मेरे को 18% के हिसाब से रेट डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उस सप्लाई को मैं क्या मानूंगी, इंटरेस्ट रेट सप्लाई मानूंगी। नाउ अब अपनी बात बनी नहीं, आपने बोला नहीं यार ये मैम का काम बरोबर नहीं है, इनसे तो रिफंड ले लो। आप आए बोले मैम वो मुझे सप्लाई नहीं चाहिए, मैंने बोला कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो रिफंड लो, मैंने आपको 50,000 रुपये आपके रिफंड कर दिए। उस केस में तो यहाँ सप्लायर को जिसको एडवांस मिला था बट सप्लाई हुई, और सप्लायर ने रिसीट वाउचर इशू किया था बट सप्लाई हुई नहीं, तो उस केस में क्या इशू करना है सर, रिफंड वाउचर। तो मैंने आपको 50,000 रुपए दिए और उसके साथ मुझे क्या डॉक्यूमेंट इशू करना है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अपन टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर सप्लाई हुई नहीं तो मैं आपको क्या इशू कर दूंगी, रिफंड वाउचर आई हैव टू इशू यू, रिफंड वाउचर मैं आपको इशू कर दूंगी। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये क्या है, द कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। तो दिन खत्म होने पे कुछ सप्लाईज के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू की जाती है। कौन सी, जब भी टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, जहां पे टैक्स इनवॉइस, इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका लेस देन 200 है, आपने 50 रुपए की किराना दुकान में भाई यहाँ पे मैंने चाय पत्ती खरीद ली, कॉफी खरीद ली, वॉट एवर, सप्लाई मेरी कितनी है, 200 रुपए से कम है। रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, सामने वाला रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस एंड सामने वाला रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया, समझ लो कॉफी सेल करी मैंने, 100 रुपए की कॉफी हुई, सामने वाले रिसिपिएंट को जो अनरजिस्टर्ड है और उसने बोला नहीं चाहिए यार इनवॉइस, तो ऐसे सारे छोटे छोटे का मैं क्या कर सकती हूँ, कंसोलिडेटेड डे एंड पे मुझे कंसोलिडेटेड इनवॉइस उसका बनाना है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना है। ऑब्वियसली मैं उस पर टैक्स तो डिस्चार्ज करूंगी बट मुझे उसको इंडिविजुअल गवर्नमेंट ने कंप्लायंस से रोका है कि ठीक है 200 रुपए से कम तक के का है तो माफ किया। Then there is a concept of revised tax invoice. Revised tax invoice to be issued in respect of taxable supply affected during the effective date of registration and date of issuance of registration certificate. तो यहाँ पे आपको क्या इशू करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 25 ऑफ नवंबर को, सॉरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए 25 ऑफ नवंबर को। ठीक है, यहाँ पे आप लायबल हुए 25 ऑफ नवंबर को, किस चीज के लिए, यहाँ पे आप लायबल हुए कि भाई मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया 15 दिसंबर को, तो इज इट विद इन 30 डेज, यस। तो इस केस में आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ने आपको 18 दिसंबर को बोल दिया कि ठीक है अब आपका रजिस्ट्रेशन है, ले है इफेक्टिव, यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 18 दिसंबर को। बट यहाँ पे बेटा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर 30 डेज में अप्लाई कर दोगे तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, 25 नवंबर ही हो जाएगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 25 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक के कुछ इनवॉइसेस तो इशू करी होगी, बट तब तक के आपको पता नहीं था कि आपको रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर्ड पर्सन का स्टेटस आपको तब तक के पता नहीं था 18 दिसंबर तक के आपको देंगे, ग्रांट करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप उस टाइम पे तो आपने वहां पे टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते थे, तो अब आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। किस पीरियड की, यहाँ 25 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में जितने भी इनवॉइसेस इशू की थी, अब आप क्योंकि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 25 नवंबर से है तो अब आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। सो रिवाइज्ड इनवॉइस इज टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड ड्यूरिंग इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। Consolidated revised invoice may be issued in respect of taxable supply made to unregistered recipient, जो आपने छोटे छोटे 200 रुपए वाले लोगों, उससे कम वाले लोगों को जो किया होगा उनके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप बना सकते हो। इन केस ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई, consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered if the value exceeds 2,50,000 during this period। तो 2,50,000 के ऊपर अगर आपका सप्लाई पहुंचता है तो उस केस में कंसोलिडेटेड नहीं बनेगी, इंडिविजुअल बनेगी। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर ऑल्सो सेम एज, नहीं यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स आर नॉट सेम एज रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट आप यहाँ पे कट कर सकते हो। नाउ
क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले ऐसा होता था कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे को एक क्रेडिट नोट इशू करना है, एक इनवॉइस के अगेंस्ट मैं एक क्रेडिट नोट इशू करूंगी। अभी यहाँ पे कर दिया है कि अ पर्सन कैन इशू वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल भर में मैंने कुछ सप्लाई की, पूरे साल के एंड में मुझे क्रेडिट नोट इशू करने की बात आती है, तो मैं पूरे सप्लाई के अगेंस्ट एक ही अलग अलग इनवॉइस के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकती हूँ, अलग अलग भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया किया है, आपका कंप्लायंस बर्डन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के केस में कम किया है कि पूरे साल भर में जितनी भी इनवॉइसेस हैं यहाँ पे उसके अगेंस्ट आप एक या एक से ज्यादा दोनों आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। पहले एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही क्रेडिट नोट इशू होता था। सो अब क्रेडिट नोट कब इशू करना पड़ता है? वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी गुड्स। आपने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करी, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी, taxable value in the invoice exceeds the taxable value in respect of such supply। इनवॉइस में आपने गलती से वैल्यू ज्यादा लिख दी, फॉर एग्जांपल आपने गलती से ज्यादा वैल्यू लिख दी, या टैक्स चार्ज इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। आपने टैक्स ज्यादा ले लिया। वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। हम लोग जाते हैं, आपको याद है, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमको पसंद नहीं आया, हम वापस करते हैं, वो लोग हमको क्रेडिट नोट दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट नोट उसी कंसेप्ट से याद रखना कि मॉल में शॉपिंग करने का रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे या तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो गई, या टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया, या रिसिपिएंट ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसको क्रेडिट नोट देते हैं। वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। आपने तो यहाँ 100 क्वांटिटी का बिल भेजा और गुड्स आपने 50 ही क्वांटिटी भेजा, तो डेफिशिएंट हो गया, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज ज्यादा कर दिया। तो इन सभी केसेस में क्या होता है बेटा, क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस में इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज एन अमेंडमेंट ऑल्सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि एक ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई एक इनवॉइस के अगेंस्ट क्या एक ही क्रेडिट नोट आएगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा इनवॉइस के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट आ सकते हैं। सो टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है, इनमें से कोई भी केसेस में कर सकता है अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है, टैक्स चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, या फिर गुड्स और सर्विसेज जो है वो रिटर्न कर दिए या डेफिशिएंट फाउंड किए, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे क्या इशू कर सकता है, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। किसको? रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ को, रिसिपिएंट को। नेक्स्ट, जस्ट क्रेडिट नोट के अपोजिट हो गया डेबिट नोट। क्या? वेयर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड, पहले आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी थी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और वो सप्लाई के लिए आपने क्या की थी, टैक्स इनवॉइस इशू करी थी। टैक्सेबल वैल्यू इन द टैक्स इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, बट आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कम है, आपने गलती से कम चार्ज किया, आपने 50,000 रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए थी, आपने 30,000 ही की, तो उस केस में क्या हो गया, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको उससे और टैक्स कलेक्ट करना है और पैसा कलेक्ट करना है। टैक्स चार्ज आपने गलती से गलत कर दिया, 1000 चार्ज करना था, गलती से आपकी मिस्टेक हो गई, आपने 100 रुपीज यहाँ पे कर दिया, तो टैक्स आपने कम ले लिया उससे। सो रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस मे इशू वन और डेबिट नोट फॉर सप्लाई मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, यहाँ पे इन अ फाइनेंशियल ईयर लिख लो आप, ठीक है। तो रिसिपिएंट को यहाँ पे वो इशू कर सकता है, क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वो इशू कर सकता है डेबिट नोट उसे इशू कर सकता है। Now, signature, digital signature of supplier is authorized representative not required on, ये भी एक अमेंडमेंट है रिसेंटली कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस है बैंकिंग कंपनी के केस में, या इलेक्ट्रॉनिक टिकट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। So electronic tax invoice, electronic bill of supply, electronic consolidated tax invoice in case of banking company, and electronic ticket for passenger transport service। इन सभी केस में सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रही है, तो इन सब में हमको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ HSN डिजिट रिक्वायर्ड ऑन टैक्स इनवॉइस एंड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN। भाई किसने HSN मेंशन करना है, किसने नहीं करना है, किस पे, इनवॉइस पे डिपेंड करेगा, किस चीज पे हमने पढ़ा था, डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे एनुअल टर्नओवर पिछले साल में क्या है। एनुअल टर्नओवर अगर पिछले साल में मेरा 1.5 CR जितना है या उससे कम है, तो मुझे HSN यहाँ पे
मेंशन करने की जरूरत नहीं है किस पे, इनवॉइस पे। बिटवीन 1.5 CR एंड लेस देन और इक्वल टू 5 CR है तो मुझे 2 डिजिट्स के HSN कोड करने रहेंगे, 2 डिजिट्स के HSN मुझे इनवॉइस में मेंशन करने रहेंगे। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा 4 डिजिट, तो मैक्सिमम कितना है बेटा 4 डिजिट्स तक के। डिपेंड अपॉन व्हाट, एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मेरा वापस से डिस्कस करेंगे क्या है मेरा, लेस देन और इक्वल टू 1.5 CR है, कोई जरूरत नहीं है HSN मेंशन करने की। 1.5 CR से ज्यादा है बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है तो फिर उस केस में 2 डिजिट लगेंगे, और ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो बेटा 4 डिजिट के HSN रिक्वायर्ड रहेंगे, 4 डिजिट का HSN रिक्वायर्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट, special provision pertaining to tax invoice for service by way of admission to एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक फिल्म्स एंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, वो हम मूवी देखने जा रहे हैं उसकी बात है और कुछ ज्यादा बात नहीं है। आपको याद है हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कंसोलिडेटेड इनवॉइस कभी लगती है बेटा, कंसोलिडेटेड इनवॉइस हमको एट द एंड ऑफ ईच, यहाँ पे क्लोज ऑफ ईच डे बनानी पड़ती है। किन सप्लाई से रिगार्डिंग, जिसकी वैल्यू 200 से कम है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, तभी कंसोलिडेटेड इनवॉइस लगती है। ठीक है, अब हम मूवी देखने जाते हैं, टिकट भी 200 रुपए से कम होती है मैक्सिमम टाइम, तो अभी यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला कि option to issue consolidated invoice has been disallowed to supplier engaged in making supply of service by way of admission to exhibition of cinematic films in multiplex screens। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पे जो भी सप्लायर है बेटा उसको गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया कंसोलिडेटेड इश्यू इनवॉइस का ऑप्शन, वो उसे कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं इश्यू करनी, उसको डिसअलाउ किया गया है ऑप्शन। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू व्हाट, ही इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट। उसे क्या इशू करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करेगा वो। द सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट इज डीम्ड टू बी टैक्स इनवॉइस, और वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो आपको देगा उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, हर एक को उसको देना पड़ेगा। Even if such ticket does not contain details of recipient of service but contains other information mentioned in Rule 46, तो उसमें जरूरी नहीं है recipient की information देना वगैरह, बाकी की details है तो भी sufficient रहेगा, तो भी उसे tax invoice deem कर ली जाएगी। Moreover, supplier of such service in a screen other than multiplex screen also been given an option to follow the above procedure। तो other screens वाले जो हैं वो उन्हें चाहिए तो वो भी ये ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, तो मेनली मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को क्या किया बेटा, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन डिसअलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट इज बेटा ई इनवॉइस का कंसेप्ट देखेंगे। क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड टू मैंडेटरी इशू इनवॉइस, किसको कंपलसरी किसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ई इनवॉइस इशू करने की। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली। ई इनवॉइस बेटा फेज मैनर में यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी मैंडेटरी किसको रिक्वायरमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर किसमें, इन एनी प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड एक्सीड्स 500 करोड़। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जिसका 17-18 से ऑनवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी साल में 17, 18, 18, 19, 19, 20, फॉर एग्जांपल आप 2021 की रिक्वायरमेंट देख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना है 17, 18, 18, 19 या 19, 20, इन तीनों में से किसी भी साल एग्रीगेट टर्नओवर क्या 500 करोड़ से ज्यादा गया है, शैल प्रिपेयर ई इनवॉइस इन रिस्पेक्ट टू B2B सप्लाई और फॉर एक्सपोर्ट। तो जिसका 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर गया, जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर गया इन एनी ऑफ दीज ईयर, उसको ई इनवॉइस की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, उसको ई इनवॉइस की कंपलसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। किस चीज के लिए, B2B सप्लाईज के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, B2B सप्लाईज के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड और अलाउड टू रिपोर्ट B2C अभी नहीं है बेटा, एज आई हैव टोल्ड यू फेज मैनर में आया, थोड़े टाइम बाद B2C के लिए भी आएगा, बट अभी B2B और एक्सपोर्ट्स के लिए है, ठीक है। फर्दर ई इनवॉइस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू इनवॉइस इशूड बाय ISD जो इनवॉइस इशू करता है उस पर भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपके अटेम्प्ट के लिए अभी ये है, उसके बाद इसमें फर्दर अगर अमेंडमेंट्स आगे आएंगे आपके अटेम्प्ट के बाद में तो फिर हम देखेंगे बात की बात, बट अभी ये पोजीशन है आपके अटेम्प्ट के लिए क्या, कि भाई जो ई इनवॉइस है किसको बनाना है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा है, उसको ई इनवॉइस बनाना है B2B सप्लाईज के लिए या एक्सपोर्ट्स के लिए। B2C के लिए नहीं, अभी नहीं बनाना है। ISD को बनाना है क्या, नहीं अभी नहीं बनाना है। If the invoice is issued by a notified person in respect of supply made by him, tax on which is liable under reverse charge e-invoice is applicable। देखो क्या बात हुई यहाँ पे, अब ई इनवॉइस किसको बनाना है, हमारी बात हुई जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। अब रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, दोनों भी केस में देखेंगे, जब आप रिसिपिएंट हो आप सप्लायर हो तभी। सो फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर कोई फॉर्म ऑफ एडवोकेट है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, मोर देन 500 करोड़ है, इज सप्लाइंग सर्विसेज टू अ कंपनी
हु विल बी डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी एज अ रिसिपिएंट? अब भाई एडवोकेट हमने देखा था, एडवोकेट की सर्विस नोटिफाइड सर्विस है, अंडर आरसीएम रिसिपिएंट, यहाँ बिजनेस एंटिटी अगर उसका रिसीव कर रही है तो वो टैक्स पे करती है अंडर आरसीएम। बट अगर टैक्स पेयर यहाँ पे बेटा कौन है, यहाँ पे अगर फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, उनका खुद का ही टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इनवॉइस जो है वो टैक्स पेयर यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ नोटिफाइड पर्सन ही बनाएगा। नोटिफाइड पर्सन कौन है? वो एडवोकेट ही ऑब्वियसली, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उसी को बनाने का। यहाँ पे रेसिपिएंट, ठीक है, रेसिपिएंट उससे आरसीएम पे टैक्स पे करेगा, बट ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी किसको है? जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इन एनी ऑफ द ईयर, ठीक है। हाउएवर अगर उल्टा केस हो, वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्सन, आपने रिसीव करी है कोई सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसमें अट्रैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आरसीएम या इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे भी आरसीएम होता है, देन ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो इंपोर्ट वाली चीज पे आपको ई इनवॉइस नहीं करनी। या आपने कोई नोटिफाइड सप्लाईज लिए, किससे? यूआरडी से ली होगी, जिसका डिस्चार्ज आप कर रहे हो 9(4) में टैक्स, 9(4) में टैक्स हमने देखा था वो बिल्डर वाला। तो उस केस में भी भला आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, आपको ई इनवॉइस नहीं लगेगी जो आप रिसीव कर रहे हो, सिर्फ आपके आउटवर्ड सप्लाई की बात करी गई है, ठीक है, उस पर ई इनवॉइस लगेगी। वेयर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल देयर इज नो नीड टू इशू इनवॉइस कॉपी इन डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, जो हमने देखा था भाई ट्रिप्लीकेट गुड्स के केस में, डुप्लीकेट सर्विस के केस में, तो जहाँ ई इनवॉइस है वहां पे इसकी कोई काम नहीं। अब क्या सारे लोगों को लगेगा ई इनवॉइस? नो, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन लिखा था, मतलब कुछ लोग एग्जेम्प्ट है बेटा, इवन इफ उनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो भी वो एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइस से। कौन लोग हैं? एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट ई इनवॉइस से एग्जेम्प्टेड है, उनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। देन इंश्योरर कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। जीटीए, सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जीटीए करता क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, तो उसे भी ई इनवॉइस की जरूरत नहीं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले को भी ई इनवॉइस की कोई जरूरत नहीं। या पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म्स इन अ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ये पीबीआर वगैरह हो गए, तो इन सब का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो, इनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। कौन है भाई? एसईजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी बेटा, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए जो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। फिर उसके बाद कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको नहीं, मूवी देखने जाएंगे उसके लिए भी नहीं, तो यहाँ इन लोगों को नहीं है बेटा, यहाँ गुड्स जो लेके जा रहे हैं, पैसेंजर जो लेके जा रहे हैं, मूवी जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एसईजेड, इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया है ई इनवॉइस के प्रोविजन से। So these persons, the above mentioned entities are not required to issue e-invoice even if their turnover exceeds 500 करोड़, भी अगर उनका टर्नओवर ज्यादा है तो भी एग्जेम्पशन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू, जिसका 500 करोड़ से कम है बेटा उसको तो वैसे ही नहीं लग रहा है, वैसे ही नहीं लग रहा है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट ओनली एसईजेड यूनिट एंड नॉट एसईजेड डेवलपर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इशूइंग ई-इनवॉइस। तो यहाँ पे क्या बोला कि सिर्फ एसईजेड यूनिट है एग्जेम्पशन में, नॉट एसईजेड डेवलपर, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ इज ई इनवॉइस जनरेटेड बेटा? जनरेट कैसे करोगे? एक छोटा सा प्रोसीजर है, सिर्फ 1 मिनट में देखेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ई इनवॉइस में इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इतना ही था। सो टैक्स पेयर क्या करेगा? सबसे पहले अपने अकाउंटिंग सिस्टम, जो भी उसका ईआरपी अकाउंटिंग सिस्टम है, उससे कोई जो भी इनवॉइस बननी है वो इनवॉइस बना लेगा। वो इनवॉइस क्या कंफर्म होनी चाहिए? एज पर ई इनवॉइस स्कीमा। ई इनवॉइस स्कीमा जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, जो फील्ड्स होनी चाहिए ई इनवॉइस स्कीमा में दी हुई है, वो सारे उसकी इनवॉइस में होना चाहिए, ठीक है, वो सारे पैरामीटर्स इसके इसमें होने चाहिए। फिर जो डिटेल है इस इनवॉइस की, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस आर अपलोडेड रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो डिटेल्स है इनवॉइस की वो क्या की जाएगी? अपलोड की जाएगी, रिपोर्ट की जाएगी टैक्स पेयर से, कहाँ? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। दिस वे टैक्स पेयर रजिस्टर हिज सप्लाई, मतलब क्या करेगा? कुछ भी नहीं बेटा, वहां पे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपनी इनवॉइस की डिटेल्स डाल देगा सारी, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 इनवॉइस है, सारी इनवॉइस की डिटेल्स वहां पे उसने डाल दी। द टैक्स पेयर रजिस्टर इज सप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑन आईआरपी, एक एक्सेल शीट जैसी होती है, आप समझ लो, वहां पे आपने वो फिल कर देनी है। तो आपने क्या कर दिया? आपने आपकी इनवॉइस की डिटेल्स वहां दे दी। जैसे आपने आईआरपी को अपनी इनवॉइस की डिटेल्स दे दी, वो रिटर्न करेगा आपका ई इनवॉइस कैसे? विद इनवॉइस का एक यूनिक रेफरेंस नंबर है वो देगा, डिजिटल साइन करेगा इनवॉइस को, क्यूआर कोड ऐड करेगा और आपकी इनवॉइस वापस आएगी। आपकी जो इनवॉइस थी उसमें क्या क्या वापस आएगा बेटा? कि वापस से इनवॉइस आएगी विद, उसमें क्यूआर कोड आएगा, उसमें एक आईआरएन नंबर आएगा, यूनिक नंबर रहेगा जो कि हैश नंबर रहेगा वो आएगा, और उसमें क्या आएगा बेटा? उनका साइन आ जाएगा। और फिर वो सप्लायर जो ई इनवॉइस को किसके साथ शेयर कर सकता है? अपने रिसिपिएंट के साथ शेयर कर सकता है। अब जैसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स है, IRP, Invoice Registration Portal, is the website for uploading of reporting of invoice by notified person following IRP has been notified। ये सारे IRP आएंगे बेटा, एज आई हैव टोल्ड यू, फेज मैनर में एक एक करके आ रहे हैं। तो क्या है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स? अभी सब आए नहीं है, अभी आएंगे। So www.einvoice1.gst.gov.in, www.
e-invoice2.gst.gov.in एंड सो ऑन, ऐसे 10 इनवॉइस के रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स आएंगे, ऐसे 10 रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स आएंगे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट था ई इनवॉइस का, इन मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, स्पेशली किस किस को नहीं लगती है, आरसीएम के केस में क्या होती है, किसका एप्लीकेबिलिटी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा, नया कंसेप्ट है, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है, टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट, वेरी सिंपल चैप्टर, इसके मार्क्स मत छोड़ना, ठीक है। एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।